वन प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉपिक को कवर करने वाले हैं और बाकी वीडियो की तरह इसमें भी जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड उसे हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं, है ना। राष्ट्रपति, ठीक। तो सबसे पहले नंबर पर अनुच्छेद तो हम देखेंगे देखेंगे इसमें सबसे पहले नंबर पर एक आपका जो है आर्टिकल 52 है। क्या है? आर्टिकल 52। इस आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। पहली बात यह है। और दूसरी बात, एक अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 53, जिसमें कहा गया है कि भारत में जो राष्ट्रपति है मतलब कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इन शक्तियों का प्रयोग या तो वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, ठीक। तो ये दो अनुच्छेद है यहाँ पर। 52 जो कि कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 जो कि कहता है कि भारत कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है। कैसा होगा वो अभी हम देखते हैं। अब चलिए बेसिक बातें कुछ कर लेते हैं। ये हमारे जो है राज्य प्रमुख होते हैं या राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, है ना। राज्य के प्रमुख, इनको हम राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया भी है कि पॉलिटिकल साइंस में कई जगह राज्य का मतलब कंट्रीज लगाया जाता है। तो ये हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं। सैन्य प्रमुख होते हैं, सुप्रीम सैन्य कमांडर कहलाते हैं राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम सैन्य कमांडर होते हैं, ठीक है। इन्हें जो मिलिट्री कोर्ट रहता है उसके जो डिसीजन है, उसके जो निर्णय है, उसके संबंध तक में शक्तियां प्राप्त होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, ठीक है। और ये सैन्य प्रमुख होते हैं, है ना। फिर यही आर्टिकल 53 बताने जा रहा हूं। समस्त कार्यपालिक शक्तियां वह राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। ऑल ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन दी प्रेसिडेंट, ठीक है। और राष्ट्रपति या तो खुद या तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसको संचालित करेगा, है ना। इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो उसके अधीनस्थ कौन है? यह मंत्री परिषद। कौन है उसके अधीनस्थ? मंत्री परिषद, है ना। प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री इंक्लूड होते हैं। तो अब कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है एग्जीक्यूटिव है, इसके दो प्रमुख हो गए भारत देश में। या संसदीय व्यवस्था में ऐसा होता ही है कि इसके दो प्रमुख होते हैं। एक प्रमुख होता है जिसे कहा जाता है नाम मात्र का प्रमुख। कैसा प्रमुख? नाम मात्र का। मतलब इसके नाम से सारे काम होंगे लेकिन करने वाला कोई और रहेगा, ठीक है। मतलब इनके नाम पर बिल फाड़ा जाएगा लेकिन करेगा कोई और, ठीक है। और दूसरा होता है मंत्री परिषद, जो कि वास्तविक प्रमुख होता है। असली शक्तियां इसके पास होती है, असली पावर इसको ये यूज करता है। जैसे घर में दादाजी के नाम से दादाजी के नाम से जो घर का बड़ा बेटा होता है ना। जो अगर घर में दो तीन भाई हैं तो उनका जो बड़ा बेटा होता है उन शक्तियों का प्रयोग वही करता है, ठीक है। मतलब घर के मुखिया के नाम पर उन शक्तियों का प्रयोग उसी के द्वारा किया जाता है। क्लियर है बात? तो समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। और यह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। कैसा प्रमुख होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद। संसदीय व्यवस्था की ये एक क्वालिटी है। क्लियर है कि इसमें दो प्रमुख, संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो प्रकार के कार्यपालिक प्रमुख होते हैं। एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और एक वास्तविक प्रमुख होता है। जबकि इसके विपरीत जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है शासन की, उसमें क्या होते हैं? एक ही प्रमुख होता है जो कि राष्ट्रपति होता है। उसी के पास उसी में सभी शक्तियां निहित होती हैं, ठीक है। एक बात आपको ये याद रखनी है यहाँ पर कि देखिए, राष्ट्रपति ज्यादातर हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति सुनते रहते हैं। इसके साथ ही भारत में जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, महाभियोग, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ये भी हमने कहा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो कई बार इस वजह से हमें ये लगता है कि हमने राष्ट्रपति का पद भी जो है वह अमेरिका से लिया है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया है। लेकिन हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वह ब्रिटेन के जो महाराजा थे, महाराज या महारानी जो भी थे, उनके समान है, ठीक है। तो राष्ट्र प्रमुख है क्योंकि ये, तो यहाँ पर जो है इसकी स्थिति, राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के राजा के समान होती है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है ही और सी इज इक्विवेलेंट टू क्राउन, है ना। मतलब यह क्राउन जो वहां का राज्य प्रमुख हुआ करता था,
ब्रिटेन का, उसके पद के ये समतुल्य माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये हो गया। इसके साथ ही अगली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, यह प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उन सब के विश्वविद्यालय कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ऐसा ही जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं, उनके मुखिया कौन होते हैं? जो हमारे गवर्नर होते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वह जो राज्यों के विश्वविद्यालय होते हैं, है ना, जो स्टेट के यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके मुखिया होते हैं। तो बहुत सारी चीजें राज्यपाल जब हम पढ़ेंगे तो इससे मिलती जुलती चीजें देखेंगे, कुछ चीजों को छोड़ करके। जैसे राज्यपाल जो है वह राज्य प्रमुख मतलब राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, लेकिन जिस स्टेट में वो राज्यपाल है वहां के वो प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख कहलाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। तो ये राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बेसिक बातें हो गई जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब आगे देखते हैं हम योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस जो हैं आपके पास होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति क्या हो? भारत का नागरिक हो। उम्र जो है 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु हो। कोई व्यक्ति अगर 35 वर्ष से कम उम्र का है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, मतलब वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सके उम्र को छोड़ करके। अगर मैं यहाँ लिख दूं उम्र को छोड़ करके, ठीक है, उम्र को छोड़कर, क्योंकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 25 साल। कितनी साल? 25 साल। तो उम्र को छोड़ करके लोकसभा सदस्य बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। मतलब उसका पहली बात तो यह है, उम्र को छोड़ दिया जाए तो पहली बात तो यह है कि निर्वाचक नामावली में, निर्वाचक जो निर्वाचन नामावली होती है, निर्वाचक नामावली जो होती है उसमें उसका नाम दर्ज हो। ठीक है, उसके ऊपर कोई आपराधिक कानून के तहत दंडित ना किया गया हो, जिसकी सजा 2 या 2 साल से अधिक हो, है ना, इस तरीके की कुछ सदस्यों की योग्यताएं रहती हैं। तो वो होना चाहिए, तो मतलब लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता वो रखता हो। और साथ में ही लाभ का पद धारण ना करता हो। क्या धारण ना करता हो? लाभ का पद। लाभ के पद को कहा जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या कहा जाता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है धारण ना करता हो। मतलब जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति आईएएस है, कोई व्यक्ति मंत्री है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है कोई मंत्री है, ठीक, इसके बाद में आईएएस है, मंत्री है, या किसी सरकारी ऑफिस में, किसी सरकारी कार्यालय में कोई पद धारण करता हो, तो ये सब लाभ के पद मतलब जिसको सरकार से पैसा मिलता हो वेतन के रूप में, उन सबको लाभ का पद कहा जाता है। लेकिन याद रखना, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल मतलब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है, गवर्नर, इनके पद को जो है लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा, कोई व्यक्ति गवर्नर है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, उसके पीछे का कुछ कारण है, वो जाने दीजिए, बस आप इतना समझिए। ठीक है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं करता हो। क्लियर है बात? तो ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब आ जाता है, चलो ठीक है, पद की योग्यता है। अब निर्वाचन की पद्धति क्या है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे होता है, इस बात को समझिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इसके लिए याद रखो हम लोग एक रिपब्लिक कंट्री है। कैसे कंट्री है? रिपब्लिक देश है, गणतांत्रिक देश है। कैसे देश है? गणतांत्रिक देश है। और गणतांत्रिक देश में सभी जो संवैधानिक पद होता है वह क्या है? वंशानुगत ना होकर के उनमें क्या है? चुनाव करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? चुनाव करवाया जाता है। लेकिन चुनाव दो तरीके से हो सकता है। एक को कहा जाता है क्या? प्रत्यक्ष चुनाव, और दूसरे को कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहा जाता है दूसरे को? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव। एक है आपका क्या? प्रत्यक्ष चुनाव, और दूसरा है आपका क्या? अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जहां सीधे जनता के द्वारा वोटिंग की जाती है, जैसे हम एमपी, एमएलए, विधायक, सांसदों को चुनते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव जहां जनता तो नहीं, लेकिन प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, यही कौन? सांसद, सांसद, विधायक, जिनको जनता ने चुना है। ठीक है, जिनको जनता द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा चुने गए, है ना, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जब चुनाव में भाग लिया जाता है तो उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। निर्वाचन होगा तो निर्वाचन के ये दो तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
अप्रत्यक्ष मतदान होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष मतदान। अप्रत्यक्ष मतलब क्या? यहाँ पर जनता वोट डालने नहीं जाएगी कि चलो राष्ट्रपति का चुनाव है ना? सब लोग अपना-अपना वोटर आईडी कार्ड हाथ में लिए निकल पड़े सुबह से घर में, ठीक है? 2-4 आलू बंडा, पराठा, समोसा लिए, ऐसा नहीं है। अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर क्या होता है? जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, सांसद और विधायक, इनके द्वारा जो है वोट डाला जाता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ तक अगर आप लोगों को बात स्पष्ट है, तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ये बात हो गई, है ना? अगली बात हम लोग देखते हैं कि अगली बात क्या है हमारे उसमें। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, एक-एक पॉइंट को मैं क्लियर कर दूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। कैसा होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और पूरा ये है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। इसको पूरा कहा जाता है राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ पीआर विथ एसटीवी सिस्टम। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, है ना? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। बस आपको ये मेथड याद रखना है, ये मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसे जानने की जरूरत नहीं, ना तो किसी भी एग्जाम में, ना यूपीएससी में इसको जानने की जरूरत है, ना तो पीएससी में, ना अन्य किसी एग्जाम में। हाँ, केवल पीएससी यूपीएससी के लेवल में इसका फॉर्मूला हमें समझना होता है कि ये जो अनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है। इसके लिए सांसदों के मत का मूल्य, विधायकों के मत का मूल्य, है ना? फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन की गणना के लिए एक फॉर्मूला होता है, उनको याद रखना होता है। बहुत सिंपल, लेकिन यहाँ आवश्यक नहीं है। और अगली चीज ये है गुप्त मतदान होता है। क्या होता है? गुप्त मतदान। ठीक है ना? सीक्रेट वोटिंग होती है। मतलब अगर मान लीजिए आप एक सांसद हैं और आप राष्ट्रपति के लिए वोटिंग कर रहे हैं, तो आप जो है गुप्त मतदान करेंगे। मतलब आपने जिसको भी व्यक्ति को अपना वोट दिया है, मान लीजिए ए और बी दो कैंडिडेट हैं, ए और बी दो कैंडिडेट हैं, तो आपने ए को वोट दिया है या बी को वोट दिया है, ये पता किसी को नहीं चलेगा। तो गुप्त मतदान। खुला मतदान क्या होता है? ओपन वोटिंग क्या होती है? जिसमें पता चल जाता है कि आपने किसको वोट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर गुप्त मतदान सिस्टम होता है। ठीक, तो अप्रत्यक्ष मतदान है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, गुप्त मतदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति, मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको सबसे पहले जो है 15,000 रुपए की जमानत राशि निर्वाचन आयोग के पास जमा करनी पड़ेगी। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और भी याद रख लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसमें जमानत राशि कितनी होती है? 15,000, वो इनके पास जमा करनी होती है। अब मान लीजिए ये ए व्यक्ति है, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो इसके नाम को 50 लोग प्रस्तावक हैं, मतलब 50 लोग बोले कि हाँ भाई, जो है हम राष्ट्र इस व्यक्ति के नाम की प्रस्तावना करते हैं, प्रस्तावक हैं, हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्र बने। और फिर 50 अनुमोदक हो, समर्थक हो, जो ये कहें कि हाँ, ये जो 50 कह रहे हैं उस बात का हम समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 ही प्रस्तावक, वही लोग प्रस्तावक भी बन गए, वही लोग अनुमोदक भी बन गए। ऐसा इसलिए कि ऐसा व्यक्ति चुनाव में खड़ा ना हो जिसके हारने की गुंजाइश 100% हो, है ना? एटलीस्ट 100 लोगों का सपोर्ट तो उसको मिलना चाहिए ना भाई। सब मिला जुला के जो है, सब पूरे राज्यों को और सब उन सब चीजों को मिला जुला के एटलीस्ट जो है उसको एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट तो मिलना चाहिए। क्या मतलब उस बेइज्जती कराने का? ठीक, नेक्स्ट है, मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, ठीक है, यहाँ समझ गए? 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, है ना? राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना? कि कोई भी बात किसी भी प्रकार का, कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है या कुछ भी इस तरीके का कोई भी विवाद अगर उत्पन्न हो जाए, वोट वैल्यू को कैलकुलेट करने में कुछ जो है गड़बड़ हुआ है कुछ भी, तो अगर चुनावी कोई विवाद होता है, तो उसे केवल और केवल उच्चतम न्यायालय, मतलब भारत का सुप्रीम कोर्ट ही निपटा सकता है और कोई नहीं। मतलब उससे रिलेटेड जो भी वाद है, वाद प्रतिवाद है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही निपटाया जाएगा और किसी के द्वारा भी नहीं। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। और ये बात कही गई है अनुच्छेद 71 में, है ना? आर्टिकल 71 में ये बात कही गई है। इसमें दो बातें हैं। 71 में ये कहा गया है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई भी अगर विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका समाधान जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही प्रदान किया जाता जाएगा। ये बात कही गई है। क्लियर है बात? तो ये है पूरा निर्वाचन पद्धति। ठीक है,
अब हम लोग देख लेते हैं निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति को वोट कौन डालते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पूछा जाता है। जो निर्वाचक मंडल होता है, ये निर्वाचक मंडल का जो प्रोविजन है, ये आपको मिलेगा क्या? देखिए, ये है निर्वाचन की रीति, ये निर्वाचन पद्धति, ये निर्वाचन पद्धति आपको मिलेगा अनुच्छेद 55 में। किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 55 में, आर्टिकल 55 में। ठीक है, आर्टिकल 55 में। ठीक है, और ये जो है कहाँ गया, ये निर्वाचक मंडल है ना, ये निर्वाचक मंडल आपको मिलेगा आर्टिकल 54 में। किसमें मिलेगा? आर्टिकल 54 में। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद अभी हम देखेंगे। तो आर्टिकल 54 में ये निर्वाचक मंडल, निर्वाचन और निर्वाचक मंडल कैसे बनेगा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। क्या कहा जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, ये कैसे बनेगा इसकी बात यहां पर की गई है। तो देखिए क्या क्या है इसमें भैया, इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि लोकसभा व राज्यसभा प्लस, देखिए लोकसभा, राज्यसभा, राज्य, राज्य है ना, जो भारत के 28 राज्य हैं वो, और केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर क्या है, विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश जहां पर क्या है, विधानसभा है। कहां कहां विधानसभा है? यूटीज, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 यूटी ऐसी हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, जिनके पास क्या है, अपनी विधानसभा है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास विधानसभा है के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये करोड़ों का सवाल है। केवल निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, मनोनीत नहीं, जिनका नॉमिनेशन हुआ है वो नहीं। जैसे राज्यसभा में 12 लोगों का नॉमिनेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वैसे ही अब तो विधानसभा और लोकसभा से ये प्रोविजन समाप्त कर दिया गया, नहीं तो पहले 2 एंग्लो इंडियन को भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था लोकसभा में और विधानसभा में। ठीक है, तो ये वाला प्रोविजन जो है समाप्त कर दिया गया, मतलब लोकसभा में मनोनयन किया जाता था, विधानसभा के लिए अलग अलग प्रोविजन थे। ठीक, तो इनके केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य मतलब केवल निर्वाचित सांसद एवं विधायक ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं लेते हैं। इसको गांठ गांठ बांध लीजिए आप लोग। क्लियर है बात? ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा व राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जहां की विधानसभा। अब देखिए, केंद्र के स्तर पर तो लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे भारत के जो है 6 राज्य ऐसे हैं, 6 या 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका है। कैसी सदनीय विधायिका है? द्विसदनीय। एक तो आपका है विधानसभा, ठीक है, एक तो है क्या, विधानसभा, है ना, और दूसरे नंबर पर क्या है, एक है विधानसभा और दूसरे नंबर पर आपका है विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद। तो देखिए कुछ राज्यों में ये है, जैसे आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तेलंगाना में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। तो ऐसे कुछ राज्य हैं वहां पर विधान परिषद है। तो यहां पर देखिए विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो शामिल नहीं होते हैं। केवल कहाँ के सदस्य? विधानसभा के सदस्य। राज्यों में केवल विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के नहीं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको फिर से एक बार समराइज करता हूं, आर्टिकल 54 में कहा गया है कि लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सांसद व राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित विधायक व ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास अपनी विधानसभा है के निर्वाचित विधायक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अलावा और कोई राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। क्लियर है बात? चलिए, ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर आगे जो है, लिखा भी हुआ है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य मतदान का कोई अधिकार नहीं है इनको, है ना, अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आता है राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति का जो शपथ है ये आपके आर्टिकल नंबर जो है इसमें 60 में मिलता है। किसमें मिलता है? 60 में। 60 साल के व्यक्ति को आप शपथ दिलवा दो। क्या दिलवा दो? शपथ दिलवा दो, है ना। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो काम है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा हो कि उस दिन, मतलब जिस दिन राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जा रहा है उस समय न्यायाधीश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है,
तब के कंडीशन में क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, सीनियर मोस्ट जो जज है, उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि वहां ऑप्शन में आपको लोकसभा स्पीकर मिल जाएगा, उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे, ठीक है, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिल जाएंगे ऑप्शन में, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही टिक मार्क करना है, और अगर वो एब्सेंट है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश ही शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। त्यागपत्र की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वह उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अभी जैसे जगदीप धनखड़ जी जब रिटायर हुए तो उन्होंने अपना त्यागपत्र किसको दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया, ठीक है। मान लीजिए कभी द्रौपदी मुर्मू जी को त्यागपत्र देने की नौबत आ जाए तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्र उपराष्ट्रपति महोदय, ठीक है, उनको दिया जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर के एक ट्रिक है ना, काफी फेमस ट्रिक है, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है, पकानिको का दियोदसम, पकानिको का दियोदसम। इसमें आर्टिकल 52 से लेके 61 तक के प्रोविजन है। सबसे पहले पा जो है, ठीक है, पकानिको का दियोदसम, हाँ, तो पा से राष्ट्रपति का पद है, क्या है? राष्ट्रपति का पद किस में है? 52 में है। फिर का से है क्या? कार्यपालिका का प्रधान। 53 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, ये है 53। तो पका नी, फिर नी आएगा, नी से निर्वाचन। तो इन तीन चीजों से आप याद रखिएगा, पद, कार्यपालिका और निर्वाचन। 52, 53, 54 है ना। फिर है को से है कोटा, यही कोटा जो मैंने बताया था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा, या रीति मेथड। फिर है फिर है का से आएगा 56, इसमें है कार्यकाल, क्या है? कार्यकाल। 56 अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है कि वो कितने कार्यकाल उसका कितना होगा, है ना। फिर है आपका क्या? दुओदशम, है ना, दुओदशम। तो दू से 57 से आएगा दोबारा नियुक्ति, मतलब राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त हो सकता है। यू से आएगा योग्यता, जो हमने पढ़ा है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ये सारी जो योग्यता की बात है वो 58 में है। 56 में है कार्यकाल, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो याद रखना। फिर है दशा, है ना, पद के लिए शर्तें, है ना, दशाएं या शर्तें, तो 59। फिर सा से शपथ, 60, अनुच्छेद 60 में शपथ है उसका, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन। एंड मां से महाभियोग, महाभियोग आर्टिकल 61 में है। क्लियर है बात? ठीक है, एक आर्टिकल 62 भी है। 62 में क्या है? राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो उसके निर्वाचन के संबंध में है कि कितने समय में निर्वाचन कराया जाएगा और जो नया राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए क्या प्रावधान रहेंगे, ठीक। अब देखिए कार्यकाल को हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक, कार्यकाल को लेकर के देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितना होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। सामान्यतः एक बात ध्यान रखना, सामान्यतः मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कार्यकाल के दरमियान उनकी मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दें या महाभियोग के द्वारा हटा दिए जाएं, तो उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इसे कहा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या कहा जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कब तक काम करते रहेंगे? जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है तब तक ये पद पर बने रहेंगे। लेकिन आर्टिकल 62 में ये बात कह दी गई है कि राष्ट्रपति के लिए जब भी पद खाली होता है किसी भी कारण से, तो 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर जो है चुनाव करवा लिया जाएगा। उससे ज्यादा की देरी निर्वाचन आयोग नहीं कर सकता है। क्लियर है बात? तो ये बात हो गई। फिर है क्या? नेक्स्ट जो है पद की शर्तें, पद की शर्तें। पद की शर्तें क्या है? संघ व राज्य के अधीन सदस्य नहीं होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो विधायक था या वो सपोज कीजिए सांसद था, वो मान लीजिए आपके क्षेत्र से, किसी क्षेत्र से जो है सांसद है या किसी क्षेत्र से विधायक है, वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति के चुनाव में जीत गया, ठीक है, तो क्या होगा? जिस दिन से वो राष्ट्रपति की पद की शपथ लेगा, मतलब राष्ट्रपति के कार्यालय को ग्रहण करेगा, उस दिन से उसका जो लोअर पोस्ट है, विधायक या सांसद, वो पद रिक्त मान लिया जाएगा, ठीक है, उसमें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। तो ये है पद की शर्तें, ठीक है, पद की शर्तें। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय के पुनर्निर्वाचन में, मतलब री इलेक्शन में,
फिर से अगर कोई निर्वाचित होना चाहता है, तो उस पर कोई रोक-टोक नहीं है और वो जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। मतलब कोई व्यक्ति चाहता है कि यार मैं 10 बार भारत देश का राष्ट्रपति रहता, तो वो 10 बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बस उसको वोट देते रहें, है ना? तो पुनर्निर्वाचन के लिए कोई बाध्यता नहीं है, कितनी बार भी बन सकते हैं। जैसे सर्वाधिक कार्यकाल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, 2 बार भारत के वो राष्ट्रपति रहे हैं फुल टाइम। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है अमेरिका, क्योंकि देखिए अमेरिका के साथ इसकी हम जो है तुलना करेंगे, तो जब हम इसको अमेरिका के साथ इसकी तुलना करेंगे, तो अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता, पहली चीज़। इसीलिए बराक ओबामा जो है 2 ही बार राष्ट्रपति बने। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप इस बार जो उत्पात मचा के बैठे हुए हैं, उसका कारण ही यही है कि फिर वो वापस से राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं और अमेरिका में संविधान संशोधन करना भी आसान नहीं है। रसिया ने तो अपना रसिया में भी पहले ऐसे ही था। तो रसिया ने अपने संविधान में संशोधन करके कह दिया जिसको जितना मन चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बनो। 3 बार या 4 बार किया है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन जो है काफ़ी समय से राष्ट्रपति बने हुए हैं, ठीक है? हम सब तो जब से पढ़ना शुरू किए तब से तो बने ही हुए हैं। और साथ में अमेरिका में वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है जो व्यक्ति नागरिकता ग्रहण किया है, मतलब नागरिकता प्राप्त किया है। जन्म से नागरिकता अगर नहीं है, नागरिकता का चैप्टर हमने पढ़ा है, नागरिकता कई प्रकार की होती है, उनमें से एक नागरिकता होती है जन्म आधारित, है ना? मतलब उस व्यक्ति का जन्म ही अमेरिका में हुआ है। तो जो जन्म आधारित नागरिकता जिनके पास है, वही व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैं किसी दूसरे देश का रहने वाला व्यक्ति रहा हूँ, बाद में मैं भारत में आके बस गया और भारत में लगातार जो है मैं 7 वर्ष से अगर अधिक रहता हूँ और उसके बाद नागरिकता के लिए अप्लाई करता हूँ, मेरे सारे रिकॉर्ड सब कुछ सही है और मुझे नागरिकता मिल जाती है और अगर मैं चाहूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से चुनाव लड़ सकता हूँ, बस लोग मुझे वोट दे दें। मतलब सांसद और विधायक ऐसा चाह लें कि चलो भैया फलाने व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है, ठीक है? जैसे अगर सोनिया गांधी चाहें तो भारत की राष्ट्रपति बन सकती हैं, ठीक है? क्योंकि सोनिया गांधी पहले इटली की नागरिक थी, भारत की नागरिकता उन्हें बाद में मिली है। ठीक, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अगर अमेरिका में सोनिया गांधी अमेरिका में होती, तो सोनिया गांधी अमेरिका की नागरिक कभी नहीं बन सकती। अब नेक्स्ट आता है वेतन। राष्ट्रपति को भैया वो वेतन कितना मिलता है, ये भी जान लो। रुपए 5 लाख रुपए दिया जाता है और भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जिसका जिक्र जो है आर्टिकल 266 में किया गया है। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 266 में किया गया है। ठीक है, 5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय को। इसके साथ ही इन्हें एक राष्ट्रपति मतलब राजकीय आवास प्रदान किया जाता है जो कि राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 साढ़े 300 कमरों की एक पूरी बिल्डिंग है। इस राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार रहे हैं, इसके जो वास्तुकार रहे हैं, ठीक, आर्किटेक्ट जो रहे हैं, वो एडविन एडविन लुटियस रहे हैं। वैसे तो पूरे दिल्ली में जो आपके दिल्ली का रायसीना हिल्स है, वहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस बने हैं, उन सब को मतलब उसको जो अ, वो वाला जो दिल्ली है ना? नॉर्थ दिल्ली है शायद तक वो, उसको लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। मतलब उसके पूरे आर्किटेक्ट ही एडविन लुटियंस रहे हैं, ठीक है? कुछ नए नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं राष्ट्रपति भवन में। जो मुगल गार्डन था, उसे अमृत उद्यान नाम दे दिया गया है ना? फिर जो दरबार हॉल था, उसे गणतंत्र मंडप कह दिया गया है। जो अशोक हॉल है, उसे अशोक मंडप का नाम दे दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, आपको पता है कि वनडे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है। अब आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है? तो इसके आगे की चर्चा जो है हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।